जी कैसर साहब, बड़ी बात आपने कही। और 2004 में इल्ज़ाम भी लगा अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमला करवाने का। तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, 84 मामले हैं, देश से चले गए थे। और इसके अलावा मुक्ति संग्राम में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दत्ता साहब, आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश की राजनीति को? अगर ग्राउंड जीरो पर देखें, देखिए सिस्टम अभी तक बांग्लादेश में सारा का सारा फेल है, कुछ काम नहीं कर रहा, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बेरहमी से मारा जा रहा है, भीड़ तंत्र हावी है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। आप दत्ता सर कैसे देखते हैं इस पूरे सूरत हाल? दीदी देखिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया है जब बांग्लादेश के अंदर ये अनरेस्ट चालू हुआ और इंजीनियर किया गया। बहुत सारा मानना है कि ये डीप स्टेट ने कराया, इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था, ISI का हाथ था, जमाते इस्लामी को इन्होंने उकसाया, उसके माध्यम से इन्होंने स्टूडेंट एजुटेशन, जिसका डिमांड सिर्फ ये था कि आप जो रिजर्वेशन है नौकरियों में, वो सिर्फ आप उन लोगों को मत दीजिए जो मुक्ति आंदोलन के अंदर इन्वॉल्व थे, वो कॉमन होना चाहिए। गवर्नमेंट उसको मान भी गई थी, कोर्ट ने भी उसका डायरेक्शन दे दिया था। उसके बावजूद भी इन्होंने एक बहुत बड़ा अनरेस्ट जनरेट किया, जिसके माध्यम से शेख हसीना को पावर से हटना पड़ा ज़बरदस्ती। और इसके अंदर जमाते इस्लामी और ये माना जा रहा है कि डीप स्टेट ऑफ US, साथ में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और ISI की इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से ये सारा चीज़ इंजीनियर की गई। और उस समय मोहम्मद यूनुस को पैराशूट करके ले आए बांग्लादेश के अंदर और उसको ज़बरदस्ती केयर टेकर एक एडवाइज़र के तौर पे नियुक्त कर दिया गया। और किसने नियुक्त किया? द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, वो उसका पावर होता है। और जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होता है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश, 3 महीने के अंदर उसको एक फेयर इलेक्शन करवाने का एक हिदायत होती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मोहम्मद यूनुस तब से सत्ता में काबिज है और ये लगातार अनरेस्ट जनरेट करता रहा बांग्लादेश के अंदर। जमाते इस्लामी, वो जमाते इस्लामी जो 1971 में रज़ाकार थे, जो रज़ाकार पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलके बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, वही जमाते इस्लामी स्टूडेंट लीडर के कंधे के ऊपर पैर रख के वो आज के दिन में माहौल खराब कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बिल्कुल, ये वहाँ की आवाम को समझना पड़ेगा उनका हित किस में है, क्या फेयर इलेक्शन में है कि जमाते इस्लामी में है कि मोहम्मद यूनुस के साथ में है। दत्ता साहब, तारिक रहमान ने खुद बताया है कि 6314 दिनों बाद वापसी हो रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए दत्ता साहब, मैं कैसर साहब चाहूंगी आप भी देखिए, इतना हुजूम, इतना बड़ा हुजूम लोगों का, ये जन सैलाब है। ऐसा लग रहा था ये टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की राजनीति में कि अनरेस्ट पहले से ही पनपा हुआ था और लोग सड़कों पर थे। और ऐसा देखिए प्रतीत हो रहा है, सड़कें देखिए पूरी पट गई हैं, जन सैलाब आया हुआ है। मैं आऊंगी कैसर साहब आपके पास भी, दत्ता सर आपके पास भी, लेकिन कुछ डिटेल में आपको तारिक रहमान के बारे में जानकारी दे देते हैं। बांग्लादेश लौटने से यूनुस सरकार की मुश्किलें कैसे अब बढ़ सकती हैं तारिक रहमान के वापस लौटने पर? अब जरा आपको ये जानकारी देते हैं, कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। मोहम्मद यूनुस तारिक रहमान जमात का समर्थन वर्सेस BNP के कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए 17 साल बाद खतरा सबसे बड़ा क्या है? मोहम्मद यूनुस की सरकार को 17 साल बाद देश में वापसी हो रही है। साल 2008 में लंदन चले गए थे गिरफ्तारी से बचने के लिए तारिक रहमान। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, बहुत ज़्यादा बीमार हैं खालिदा इस वक्त, और फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव है। BNP से अगले प्रधानमंत्री दावेदार भी तारिक रहमान ही हैं। चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। बड़ी बात क्या है, देखिए जान पर खतरे के बावजूद वापस लौटे हैं यूनुस की सत्ता को मजबूत एक चुनौती देने के लिए। और अवामी लीग पर बांग्लादेश में बैन BNP चुनाव जीतने की बड़ी दावेदारी है BNP पार्टी की। तो इसीलिए कैसर साहब, तनवीर कैसर साहब, इसीलिए भी इनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं तारिक रहमान साहब ने ये सोचा हो, जिस पर राजद्रोह तक का मुकदमा दर्ज था, उन्होंने सोचा हो कि इस वक्त बांग्लादेश सुलग रहा है, बहुत अनरेस्ट है और यही मौका है कि वो बांग्लादेश की राजनीति में फिर एंट्री ले सकते हैं, लोगों के बीच में अपना आधार बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बांग्लादेश में अनरेस्ट है, ये तो 1 हफ्ते की बात नहीं है, ये पिछली 1.5 साल से हो रही है। उसने अभी तक क्यों नहीं वापस आया? कुछ महीने पहले उन लोग तारिक रहमान को, मीडिया का जो पत्रकार थे, पूछा आप क्यों वापस नहीं जा रहे? वो कह रहा था मेरे वापस जाने का जो
जो मेरा इच्छा है ये मेरे सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये कुछ बात है मैं आपको खुल के कह नहीं सकता। कौन सी बात थे, कौन सी ऐसी बात है जो उसने खुलकर बोल नहीं पा रहा था कि क्यों उन्हें वापस नहीं आया, वापस आने के लिए 1.5 साल क्यों लगा दिया। इसमें ये है हम लोग जो पॉलिटिकल राजनीति को चर्चा करते हैं, हम लोग को बस कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वो जो अभी जो समय जब शेख हसीना का तख्ता पलट चुना हुआ है था, ना, ये कैसर समय साहब आपको याद दिला दूं, जब हाँ। शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, आप भी वो देखा होगा हाल। उस वक्त कई आरोपों से बरी हुए तारिक हाँ। रहमान। मैं तो ये सबसे बड़ी बात थे आपको मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपका इंडिया में उल्फा है असम का, उसको उल्फा का डायरेक्टली कनेक्शन था तारिक रहमान के साथ, और 10 ट्रक भारी हथियार भी भेजा जाता था। तभी ये रुके वहां पे बॉर्डर में भी भेज दिए थे, लेकिन अचानक बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस है उसने पकड़ लिया, इसलिए भेज नहीं पाता। अब ऐसे भूलिए मत, 10 ट्रक्स ऑफ हेवी आर्म्स वाज ट्राई टू सेंड टू इंडिया। तो उल्फा के साथ उसके गहरे बंधन भी था। ऐसे करे शेख मतलब हसीना आप के कह ऊपर रहे जो हैं आप ग्रेनेड हमला है बड़ी 1 अगस्त का, उसके ऊपर भी ऐसा चार्ज हुआ था। बांग्लादेश में उसका नाम क्या है, तारिक रहमान का दूसरी नाम भी है, मतलब शायद आप आपको एक मालूम थिन नहीं है। लाइन की तरफ उसको इशारा कर रहे हैं कि ये सब कनेक्शन का खेल था और इसीलिए, लेकिन सवाल आपका वाजिब है कि आखिर 1.5 साल बाद क्यों ये सोचा कि अब ढाका लौटना चाहिए, इसके पीछे मंशा क्या। मैं आऊंगी सर आपके पास।